हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम वर्णमाला चैप्टर को करने वाले हैं, यानी एक ही वीडियो में आपको पूरी वर्णमाला जो है कंप्लीट मिलेगी। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा एवं अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा वर्णों की संख्या 52 स्वीकृत की गई है। प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण हैं। कुछ अन्य व्याकरण 58 या फिर 59 वर्ण मानते हैं। अब हम वर्णों का जो है कुल वर्ण हम देखेंगे कितने हैं। हमारे कुल वर्ण हमारे 52 हैं, जिसमें से 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हैं, अंग आहा, और व्यंजन हमारे हैं 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 33 मूल व्यंजन हैं। उच्छिप्त व्यंजन या फिर इन्हें हम आगत व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन कहेंगे, ये 2 हैं। स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों का वर्गीकरण हम सबसे पहले देखेंगे जीभा की ऊंचाई के आधार पर या फिर मुख विवर खुलने के आधार पर, जो 4 प्रकार से है। पहला, समृद्ध स्वर। अब समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। समृद्ध स्वर जीवा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहने पर ध्वनियों का उच्चारण समृद्ध स्वर कहलाता है। दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, जो 2 हैं, ए और ओ। अब ये क्या है अर्ध समृद्ध स्वर? जब समृद्ध की अपेक्षा जीवा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक हो, उसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जो 2 हैं आपने देखा, ए और ओ। उसके बाद आता है हमारा विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन सा है? छोटा सॉरी बड़ा अ। हमारा विवृत स्वर बड़ा आ। विवृत स्वर जब जीवा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। अगला है हमारा अर्ध विवृत स्वर, जो ए, औ और औ, ये 3 इसके अंतर्गत आते हैं, आपको याद रखना है। अर्ध विवृत स्वर जब विवृत की अपेक्षा जीवा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी कम हो, तो उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जो 3 प्रकार से है। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? यानी कि छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। अग्रस्वर क्या होता है? जिह्वा के अग्र भाग को उठाकर स्वरों का उच्चारण करना ही अग्रस्वर कहलाता है। मध्य स्वर जो एक ही है, इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। छोटा अ, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर से, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मध्य स्वर जो है वो सिर्फ एक है, छोटा अ, जो जिसे हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। जिह्वा के मध्य भाग को उठाकर स्वरों का जब उच्चारण होता है तो उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, यानी कि ये हमारे 5 हैं। पश्च स्वर जीवा के पश्च भाग को उठाकर उच्चारण करना पश्च स्वर कहलाता है। जो हमारी जीवा के पिछले भाग से जिनकी ध्वनि निकलती है, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। ओठों के आधार पर, यानी कि ओठाकृति, हमारे ओठों की किस प्रकार आकृति बनती है जब किसी भी वर्ण का या फिर हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, तो उसके आधार पर यहाँ पर हम वर्गीकरण देखेंगे।
अवृत्तमुखी या फिर इसे हम अवृत्ताकार स्वर भी कहेंगे। कौन कौन से हैं हमारे? छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और औ। और वृत्तमुखी स्वर कौन से हैं हमारे? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आग स्वर। जैसे अवृत्तमुखी या फिर अवृत्ताकार स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होंठ का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाए, उसे हम अवृत्तमुखी या फिर अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। आपने देखा भी ये कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। वृत्ताकार या फिर वृत्तमुखी स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होंठ का आकार गोल हो जाता है। कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आगस स्वर। उच्चारण में लगने वाले समय या फिर मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो 3 प्रकार से है। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर या फिर इसे हम लघु स्वर कहेंगे। ये एक मात्रिक स्वर है। इसके अंतर्गत 3 जो है स्वर आते हैं, छोटा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसके अलावा अ, ई, उ तथा ऋषि को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ या फिर गुरु स्वर ये द्विमात्रिक स्वर है। इसके अंतर्गत हमारे आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यानी कि हमारे संयुक्त स्वर 4 हैं और जो दीर्घ स्वर है वो 3 है, आ, ई और उ। तीसरा हमारा जो है वो है प्लुत स्वर। इसे बहुमात्रिक स्वर कहते हैं या फिर इसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का जो है योग होता है। हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। इसे एस अथवा 3 की आकृति चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी कमरे में बैठे हैं और आपका दोस्त या फिर कोई भाई बहन है वो जो आपसे दूरी पर खड़ा है, काफ़ी दूरी पर खड़ा है, तो आप जब उसे पुकारेंगे, तो जब आप पुकारते हैं, मान लीजिए राम है, तो आपने उसको राम कह के पुकारा, तो फिर इस प्रकार जो है आप उसे राम कहेंगे। तो जब हम किसी भी किसी का नाम लेकर बहुत जोर से पुकारते हैं और उसमें थोड़ा समय लगता है, यानी कि 3 मात्राओं तक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या फिर मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना 2 स्वरों को जोड़कर होती है। जैसे कि अ प्लस अ हो गया बड़ा आ, ई प्लस ई हो गई बड़ी ई। मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया था। अब उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंगों जैसे कि कंठ, यानी कि हम जब किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं या फिर हम जब कोई बात करते हैं, तो जो हमारे मुख के अंदर से, हम अपने मुख से ही स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी पार्ट्स होते हैं जहाँ से इन ध्वनि निकलती है, इन स्वरों का उच्चारण होता है। तो उसी के आधार पर नामकरण कर दिया गया है। जैसे कि कंठ से बोले जाने वाले कंठ स्वर हो गए, तालु से तालु स्वर या फिर वर्ण, मूर्धा से मूर्धा तथा ओट्स एवं 2 ध्वनि जैसे कंठोस्त, यानी कि कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जो कंठ से भी उनकी ध्वनि आती है और साथ ही साथ हमारे ओंठ से भी उनकी ध्वनि निकलती है। कंठ तालु यानी कि कंठ प्लस तालु से निकलने वाले स्वर, विभिन्न स्वरों का उच्चारण होता है जो इस प्रकार है। जैसे कि हमारे कंठ स्वर छोटा अ और बड़ा आ जो सिर्फ कंठ से बोले जाते हैं। कंठोस्त यानी कि कंठ से भी और ओंठों से भी जिनका उच्चारण होता है ओ और औ। उसी प्रकार ओष्ठ सिर्फ ओंठ से बोले जाने वाले छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ तालव्य स्वर ए और ऐ। सिर्फ तालव्य स्वर कौन से हैं? छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धन्य स्वर कौन से हैं? ऋषि। उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे अयोगवाह वर्णों को। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो योग न होना, यानी कि जो योग न होने पर भी साथ रहें,
उसे अयोगवाह कहते हैं। दो होते हैं, कौन से? अंग और आहा। हिंदी वर्णमाला में इसे अनुस्वार कहते हैं, यानी कि हम अंग की बिंदी की बात करें तो इसे हम अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है। हिंदी वर्णमाला में इसे यानी कि आहा को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार होता है, आपको मालूम होगा। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न ही व्यंजन, अपितु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका उपयोग दोनों स्वरों और व्यंजनों में होता है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह नाम दिया गया है। क्योंकि ना तो ये स्वर की कैटेगरी में आते हैं, ना वर्णों की कैटेगरी में आते हैं। इनका उपयोग दोनों जगह ही होता है, स्वरों में भी लगते हैं और ये जो है व्यंजनों में भी लगते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है, जो दो होते हैं। अनुस्वार और निरानुनासिक देखेंगे हम। पहले अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं वो देखेंगे। अनुनासिक स्वर इस तरीके से होते हैं, यानी कि जब आप इस तरीके से चंद्र बिंदी आप देखेंगे किसी भी वाक्य पर या फिर किसी भी शब्द पर या किसी वर्ण पर, तो आप समझ जाइए ये कौन सा ध्वनि निकलने वाली है यहाँ पर, अनुनासिक की। अब अनुनासिक क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास मुख तथा नाक, यानी कि हमारे मुख से भी और नाक से भी दोनों से बाहर निकले तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक रूप को चंद्र बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। निरानुनासिक स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी कि हमारे ऋषि को छोड़कर सभी हमारे जो है स्वर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जब किसी स्वर के उच्चारण करने में श्वास केवल मुख से बाहर आए, सिर्फ मुख से बाहर निकले, उसे हम क्या कहेंगे? उन्हें हम निरानुनासिक या फिर अनुनासिक स्वर कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब घोष स्वर क्या होते हैं, जिन्हें हम सघोष भी कहते हैं। प्रायः सभी स्वर घोष होते हैं। जितने भी आपके स्वर हैं, 11 स्वर हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं? ये घोष कहलाते हैं। अब घोष क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में नान यानी कि स्वर कंपन का उपयोग होता है तो उन्हें घोष स्वर कहते हैं। यानी कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और हमारे जो है कंठ से एक इनको उच्चारण करने में एक अजीब सी मतलब झंझनाहट होती है। जब आप स्वरों का उच्चारण करिए और अपने कंठ पर हाथ रखिए, अब अ बोलेंगे, छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, इस तरह बोलेंगे तो एक तरीके का कंपन यहाँ पर होता है आपकी गर्दन में, यानी आपके कंठ में। तो इसीलिए वे स्वर या फिर वे वर्ण जो इसके अंतर्गत आते हैं, वो जब कंठ से हमारी अजीब थोड़ा डिफरेंट टाइप की जो है झंझनाहट निकले, वो हमारे क्या होते हैं? घोष या फिर सघोष स्वर होते हैं। अल्प प्राण, प्रायः सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अगर हम स्वरों की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो ये सारे स्वर जो होते हैं वो अघोष भी होते हैं, सघोष भी होते हैं, साथ ही साथ अल्प प्राण होते हैं। याद रखना है आपको, सारे स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। यानी हमारे मुख से जब इन वर्णों को उच्चारण करने में या फिर स्वरों को उच्चारण करने में थोड़ी सी वायु निकले, जैसे कि आप बोल के देखिए अ, आ, ई, तो क्या हो रहा है? कम से कम वायु निकल रही है, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। सारे स्वर अघोष या फिर हम कहें सघोष और अल्प प्राण होते हैं, आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा, जितना भी देखा आप प्लीज उसे रिवीजन करिए। इस क्लास को आपके लिए बहुत ही जो है फायदेमंद होगी, आपके एग्जाम के लिए भी अच्छी है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने या फिर उच्चारित होने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। यानी जो स्वर थे वो स्वतंत्र थे, उन्हें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है या फिर किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती है उच्चारण के लिए, परंतु वर्णों में क्या होता है, इनको उच्चारित करने के लिए अन्य जो है स्वरों की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे, हमने वहाँ ऊपर पढ़ा था व्यंजनों में
व्यंजनों के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे संयुक्त व्यंजन जो 4 हैं। सबसे पहले है छत जो क प्लस स से बना है, फिर त्र त प्लस र से बना है, ज्ञ ज प्लस इया से बना है, श्र स प्लस र से बना है। यानी कि वे व्यंजन जो 2 वर्णों से मिलकर बने हों उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी, तो आप ये नहीं भूलेंगे कि त्र कौन से 2 वर्णों से बना है, त प्लस र, छत कौन से 2 वर्णों से बना है, क प्लस श, ज या फिर हम ज्ञ की बात करें तो ज प्लस इया से बना है, श्र श प्लस र से बना है। आप ये याद रखेंगे। उच्छिप्त व्यंजन या फिर आगत या फिर द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ। आप ये देख रहे हैं ड और ढ। ड इसके उच्चारण में जीवा नोक उलट कर नीचे के हिस्से से कठोर तालु को झटके से छूती है, उसे ड कहते हैं, ड। ढ यह महाप्राण ध्वनि है, इसे घोष महाप्राण मूर्धन्य उच्छिप्त कहते हैं। हमारे मूल व्यंजन कितने हैं? हमारे मूल व्यंजन 33 हैं, जिसके अंतर्गत हमारे 25 जो है स्पर्श व्यंजन आते हैं, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन यानी कि जब वे व्यंजन जो हमारे मुख के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारे मुख के अंदर ही होते हैं, य र ल व, यानी कि वायु जो है बहुत कम निकलती है। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? श स स ह, ये 4 प्रकार के होते हैं। और ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब हम इन व्यंजनों का या फिर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो है मुख में एक प्रकार की ऊर्जा यानी कि एक प्रकार का घर्षण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन। श स स ह एक तरीके का घर्षण होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, उष्ण व्यंजन 4 हैं। प्रमुख तथ्य देख लें। 2 व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए तो उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जो हमारे 2 हैं, हमने अभी ऊपर देखा। या फिर इन्हें उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है तो उन्हें स्पर्श या फिर स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। मुख के किसी विशेष स्थान से यानी कि हमारे मुख में बहुत से पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारी तालु होती है, हमारे दंत होते हैं, हमारे जो है कंठ होता है। तो जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारी जीभ स्पर्श करती है और इन स्वरों का उच्चारण होता है या फिर इन वर्णों का उच्चारण होता है, तो हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो हमारे 25 हैं। इसके अंतर्गत हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसका सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको चीज़ें याद करने में आसानी रहेंगी, यानी कि आपको पता चलेगा कि क वर्ग और हमारा जो च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, यानी कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी कि इतने जो 25 स्पर्श व्यंजन है। तो अगर हम सबसे पहले क वर्ग की बात करें तो वो कंठ से उच्चारित होता है, च वर्ग की बात करें तो तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और हमारा प वर्ग ओंठ से। तो इस प्रकार आपको जो है सीक्वेंस जब ये याद रहेगा तो आपको वहाँ का जो सीक्वेंस है वो भी याद हो जाएगा। कारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है, हमने ऊपर देखी। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न हो उन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4 है। कौन कौन सी थी हमने ऊपर देखी? श, स, स, ह और ह। अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण।
स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। जो 25 हमने देखे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से स्पर्श से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को हम स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कंठ व्यंजन 5 हैं। कंठ व्यंजन के अंतर्गत हमारा क वर्ग आता है, क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद दूसरा है तालु व्यंजन, जिसके अंतर्गत हमारे 5 जो है वर्ण आते हैं, यानी कि च वर्ग इसके अंतर्गत आता है। तालु के अंतर्गत तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, इय। मूर्धा व्यंजन कौन से हैं, या फिर इसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहेंगे, ये 5 हैं। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण तथा ड, ढ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मूर्धा से उच्चारित होने वाले हमारे 5 तो हैं ही वर्ण, ट वर्ग पूरा है, साथ ही साथ ड और ढ भी इसके अंतर्गत आते हैं। दंत व्यंजन 5 हैं, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और ओष्ठ व्यंजन हमारे 5 हैं, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो आप कैसे याद कर सकते हैं? हमारा सबसे पहले क्या आता है? कंठ, जिसके अंदर क वर्ग, कंठ क वर्ग, तालु च वर्ग। उसी प्रकार मूर्धा जो है हमारा ट वर्ग, और दंत हमारा है त वर्ग। साथ ही साथ ओष्ठ के अंतर्गत हमारे प वर्ग आते हैं। अगर हम दंतोष्ठ की बात करें कि जो दांत से भी उच्चारित होता है और ओंठ से भी, यानी 2 जगहों से इसका उच्चारण होता है, दंत प्लस ओष्ठ से, तो वो एक है सिंगल हमारा वर्ण व। याद रखेंगे आप। वत्सर्य व्यंजन जीवा के अग्र भाग या नोक के द्वारा दांतों एवं मसूड़ों के पास उभरे खुरदरे भाग से उच्चारित होने वाले व्यंजन 5 हैं। ज, न, र, ल, स। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। ध्वनि के उच्चारण में अंदर से आने वाली वायु जो विभिन्न प्रकार के प्रयासों से परिवर्तित होकर बाहर आती है, उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का विवरण इस प्रकार है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो 4 हैं। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? निश्वास वाग यंत्र जब क्षण भर के लिए अवरुद्ध होकर घर्षण के साथ निकले, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। च, छ, ज, झ जो 4 इसके अंतर्गत आते हैं। स्पर्शी जो है असंघर्षी व्यंजन कौन से हैं? उच्चारण अवयवों के परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर निकलना, जो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उच्चारण अवयवों के परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर निकलना। हिंदी वर्ण में अगर हम बात करें, हिंदी वर्णमाला में तो 4 हैं, श, स, स और ह। आगत वर्ण उन्हें कहते हैं जो हिंदी या संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं या विदेशी भाषाओं से आए हैं। उनकी संख्या के विषय में प्रायः मतभेद रहता है। अब जैसे कि हम अरबी फारसी भाषा में देखते हैं, इस तरीके के वर्णों का उपयोग होता है, तो ये इन्हें हम आगत जो है वर्ण कहते हैं। नासिक के व्यंजन हर वर्ग का पंचम अक्षर, यानी कि अंगा, इया, अड़ा, न, म। नासाग्रद मार्ग से निकलने वाली ध्वनियाँ। हर वर्ग का पंचम अक्षर, यानी क वर्ग का पंचम अक्षर, च वर्ग का ट, त, इस प्रकार सभी वर्गों का जो 5वां अक्षर है वो हमारा क्या है? नासिक्य व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन एक ही है, ल। पार्श्विक यानी निश्वास के समय जीवा के बगल से निकलने वाली व्यंजन ध्वनि। जीवा के बगल से जब हम इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, यानी इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे
जीभ की दोनों बगलों से हवा बाहर निकलती है, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन एक ही है र, यानी कि जीवा नोक का वत्सर्य से कई बार टकराव या फिर प्रकंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन क्या है? जीवा नोक का वत्सर्य से कई बार टकराव या फिर प्रकंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। एक ही है र। आप इन सब चीजों को जो सिंगल सिंगल वर्ड है, सिंगल सिंगल वर्ण है, इनको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस क्लास को फिर से एक बार देखिए, रिपीट करिए, पीडीएफ रख लीजिए अपने पास और इसको ज़रूर रिवीजन करिए क्योंकि ये क्लास आपके लिए उपयोगी होगी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने पूरे कंटेंट को एक साथ जो है इसका वीडियो बनाया हुआ है। उच्छिप्त व्यंजन जो हमारे दो हैं, ड ढ, जिह्वा नोक वत्स्य अथवा कठोर तालु के टकराव से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन जो दो हैं, ड और ढ, याद रखेंगे आप। अब अगर हम स्वर अभी हम उच्छिप्त व्यंजनों के दो भेद तो हमने ऊपर देखे ही थे, एक बार और देख लेते हैं। वत्सर्य उच्छिप्त इसे कहते हैं ड को, और मूर्धा उच्छिप्त कहते हैं ढ को, याद रखेंगे आप। अगर पूछ ले एग्जाम में, वत्सर्य उच्छिप्त व्यंजन ड है और मूर्धा उच्छिप्त व्यंजन जो है वो ढ है, यानी कि मूर्धा से इसकी ध्वनि निकलती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं, वत्सर्य से ड की ध्वनि निकलती है जब हम ड का उच्चारण करते हैं। स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। श्वास नली के ऊपरी भाग के कुछ नीचे अस्वर तंत्र स्थित है जो ध्वनि उत्पादन के प्रमुख अवयव हैं। इनका विवरण इस प्रकार है, जैसे कि अघोष। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? जब स्वर तंत्रियां खुली हों, वायु बिना अवरोध के बाहर निकले। जब स्वर तंत्रियां खुली हों और वायु जो है बिना अवरोध के बाहर निकले, उन्हें अघोष जो है व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, यानी कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है, यानी कि क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, और त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ, और श वर्ग का, मतलब यहाँ पर हम श स ह देख रहे हैं, यानी कि ये तीनों हमारे उष्ण व्यंजन हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जैसे कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण हर वर्ग का, यानी कि स्पर्श व्यंजन जो है हमारे उसके हर वर्ग का पहला और दूसरा, साथ ही साथ श स और स अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब घोष व्यंजन कौन से होते हैं? इन्हें संवार भी कहते हैं। जब वायु के अवरोध से स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे हम घोष सघोष व्यंजन कहते हैं। अभी आपने ऊपर देखा भी था, हमारे जो जितने स्वर हैं वो सघोष होते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं वो अब हम देखेंगे। स्पर्श व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, यानी हमने अभी देखा ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड घोष के अंतर्गत था, और हमारे घोष के अंतर्गत जो है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। घोष या फिर सघोष व्यंजन, इन्हें संवार भी कहते हैं। जब वायु के अवरोध से स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे हम सघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं वो हम देखेंगे।
इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवे, यानी कि हर वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है सघोष के अंतर्गत। देखिए आपको सभी चीजें बराबर जो है याद रखनी है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है इसी के आधार पर, इसी के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए कोई वर्ण पूछ ले, अब मान लीजिए यही पूछ ले कि यह जो वर्ण है, आप जानते हैं कि य र ल व हमारे कौन से वर्ण है, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि जो य है ये किस प्रकार का व्यंजन है, और ऑप्शन में दे दिया जाए कि यह जो है सघोष प्लस स्पर्श व्यंजन है, या फिर सघोष प्लस अंतस्थ व्यंजन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये य वर्ण, र, ल, व या फिर ह की हम बात करें तो ये सघोष भी है, साथ ही साथ ये जो है अ अंतस्थ व्यंजन भी है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसीलिए चीजें आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ध्यान से चीजों को देखिए कि कौन से, अगर हम ऊपर जाएं और यहाँ पर बात करें तो जो हमारा जितने भी वर्ग दिए हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इस तरीके से सारे वर्गों में कौन सा वर्ण जो है कहाँ से उच्चारित हो रहा है, किसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप जरूर इन सभी चीज़ों को एक जगह लिख के, एक जगह नोट डाउन करके रख लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। और जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हमें बराबर याद हो जाती हैं। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखे, हर वर्ग का जो है तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ग, घ, अंग, ज, झ, इया, ड, ढ, अण, त, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, यानी कि सारे हमारे वर्गों के जो है तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण, साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन चारों, य, र, ल, व और ह। हम ह हमारा क्या है, कंठ से तो बोला ही जा रहा है, ह हम इसको बोल रहे हैं, साथ ही साथ ये हमारा जो है घोष वर्ण भी है। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब प्राणत्व क्या होता है, यानी कि प्राणत्व का अर्थ है श्वास वायु, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उसे हम प्राणत्व कहते हैं। वस्तुतः व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं, जो इस प्रकार है। एक है अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है, उच्चारण में श्वास का कम से कम मात्रा में निकलना, यानी कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से कम मात्रा में वायु का निकलना क्या कहलाता है, अल्प प्राण। जिसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन का पहला, यानी कि जो वर्ग होते हैं उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। कौन कौन सा आता है इसके अंतर्गत, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि आप इसको 135 करके याद कर सकते हैं कि अल्प प्राण 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, ऐसे याद कर सकते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत 135, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए कितना कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं कह रही हूँ चीजों को आप ध्यान से देखिए। अब अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के जो, अगर हम बात करें, अंतस्थ व्यंजन हमारे जो है घोष के अंदर भी आते हैं। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी होंगी कि अल्प प्राण हमारे दोनों जगह आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये घोष भी है, साथ ही साथ ये अल्प प्राण भी है, वर्ण को देकर, यानी पूछ ले जो य वर्ण है ये अल्प प्राण भी है, आपका घोष वर्ण भी है, क्या सत्य है, तो आपको कहना होगा हाँ ये सत्य है, ये दोनों के अंतर्गत आता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, आपको तैयार रहना है हर एक क्वेश्चन के लिए। और आप तैयार तभी हो पाएंगे जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने माइंड में जो है उनको रख लेंगे। तो मैंने अभी कैसे बताया, अल्प प्राण 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण। अब देखेंगे हम महाप्राण। उसके पहले हम देखेंगे र। र का उच्चारण स्थान हमारे, इसको मुख से हम कई प्रकार से इसको जो है उच्चारित करते हैं, जैसे कि र हमारा अल्प प्राण ध्वनि है, साथ ही साथ ये घोष या फिर सघोष वर्ण है।
लुंठित वर्ण भी इसे कहते हैं या फिर कंपित ध्वनि भी कहते हैं। र हमारा अंतस्थ व्यंजन भी कहलाता है। र हमारा अर्ध व्यंजन भी कहलाता है। र हमारा वत्सर्य ध्वनि भी कहलाता है। ला को हम लोडित ध्वनि और ल को ही हम अशक्त व्यंजन कहते हैं। आपको ये याद रखना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले आपको पता होना चाहिए। र की प्रचलित जो रूप है आपने देखा होगा, जैसे कि प्रकार में इस प्रकार हम लगाते हैं, धर्म में ये ऊपर की ओर लगती है, राष्ट्र में ये इस तरीके से जो इसका उपयोग किया जाता है। अब वहीं पर हम श्र की बात करें, श प्लस र, ये भी दो जो है वर्णों से बना है, श प्लस र से। यह संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो वर्णों से बना है तो ये संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। प्रायः तत्सम शब्दों में इसका जो है उपयोग होता है। अभी ब को देखेंगे, ब वर्ण, ब हमारा ये ओष्ठ वर्ण है, यह अल्प प्राण ध्वनि है, यह घोष वर्ण है, साथ ही साथ यह स्पर्श वर्ण है। याद रखना है आपको ये चारों चीजें कि व के बारे में क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है। ये ओष्ठ से जब हम इसका उच्चारण करते हैं, हमारे ओंठों से इसका उच्चारण होता है, ये अल्प प्राण ध्वनि है, यह घोष वर्ण है, साथ ही साथ यह स्पर्श वर्ण है। तो ठीक है, आज की हमारी क्लास अब हम थ के बारे में देखेंगे। थ वर्ण, थ वर्ण क्या है, ये भी स्पर्श वर्ण है, थ दंत वर्ण है, थ महाप्राण वर्ण है, साथ ही साथ थ जो है ये अघोष वर्ण है। अब भ की बारी आती है, भ वर्ण। भ क्या है, यह स्पर्श वर्ण है, यह घोष वर्ण है, ये ओष्ठ वर्ण है और ये साथ ही साथ महाप्राण ध्वनि है। देखिए ये जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में, ये सब याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भविष्य में पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जहाँ पर थोड़ा जो है एग्जामिनर को भी डाउट होता है कि बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब छ वर्ण, छ वर्ण की बात करें तो ये भी संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भी दो वर्णों से मिलकर बना है, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा भी था। क प्लस श से ये वर्ण बना है और हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम क के पश्चात आता है। ह वर्ण क्या है, ह वर्ण की बात करें तो ये निरनुनासिक वर्ण है, ये सघोष के अंतर्गत आता है, महाप्राण ध्वनि है, कंठ से उच्चारण होता है, साथ ही साथ ये उष्ण व्यंजन है। याद रखेंगे आप। अब द्वित व्यंजन क्या होते हैं, आपको पता है द्वित व्यंजन क्या होते हैं। द्वित व्यंजन युग्मक ध्वनियां हैं, एक वर्ण का अपने ही वर्ण के साथ पुनः आना द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे कि कच्चा, सज्जन, पक्का, बच्चा, इस तरीके से जो वर्ण होते हैं जब आते हैं किसी भी शब्द के अंतर्गत, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं तक रही। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत आपको सभी चीज़ें देखने को मिली जो आपके वर्णमाला में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं ये उसी के अकॉर्डिंग पूरा चार्ट बना हुआ है कि कोई वर्ण किस तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे कि हम थ वर्ण की ही बात करें तो एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब इसके कईयों प्रकार है कि स्पर्श ध्वनि है, दंत वर्ण भी है, साथ ही साथ महाप्राण वर्ण भी है और ये अघोष वर्ण भी है। तो इस तरीके से
क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, इसकी सारी क्वालिटीज़ को पढ़ेंगे, तो आप बता पाएंगे कि हाँ ये स्पर्श व्यंजन है, दंत वर्ण भी है, महाप्राण वर्ण भी है, या फिर अघोष वर्ण भी है। अभी सत्य असत्य में पूछ ले, ये 3 क्वालिटीज़ दे दे, एक कोई गलत क्वालिटी बता दे, तो आपको पहचान करनी भी आनी चाहिए। या फिर आपको 1 लाइन आंसर भी पूछ ले कि थ जो है दंत वर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये स्पर्श व्यंजन के साथ साथ ये दंत वर्ण भी है। तो आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आप मैं कोई भी हिंदी का नया वीडियो डालूँ तो उसका वीडियो आपको मिले, ताकि आप उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो आज इतनी ही क्लास रही, हम फिर मिलेंगे आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।